सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, मतदान केंद्र जाते हैं और पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। आपके पास सारे कागजात है, आधार है, राशन कार्ड है, फिर भी आप वोट नहीं दे सकते। और सबसे चौंका देने वाली बात यह कि ये किसी एक परिवार के साथ नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल में ये खेल लाखों लोगों के साथ खेला जा रहा है और आंकड़े ये बताते हैं कि इस खेल में निशाना सबसे ज्यादा एक खास समुदाय पर साधा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। ये कहानी है पश्चिम बंगाल में हुई एक सरकारी प्रक्रिया की, जिसका नाम है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने कहा था कि ये वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाने के लिए की गई कसरत थी, लेकिन जमीन पर जो हुआ वो कुछ और ही तस्वीर पेश करता है। ऑल्ट न्यूज की एक जांच में सामने आया कि चुनाव आयोग ने पूरा डेटा स्कैन की हुई PDF तस्वीरों के रूप में अपलोड किया, यानी ऐसी फाइलें जिन्हें ना खोजा जा सकता ना आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये कोई तकनीकी मजबूरी नहीं थी, ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम था, क्योंकि जब डेटा पढ़ा ही नहीं जा सकेगा तो सवाल कौन उठाएगा। इस SIR में एक नई कैटेगरी भी बनाई गई जो पहले कभी भारतीय चुनावी इतिहास में नहीं थी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसके तहत वोटर को 2002 की वोटर लिस्ट में जोड़ना जरूरी था। अगर सॉफ्टवेयर ये मिलान नहीं कर पाया तो वोटर को संदिग्ध करार दे दिया जाएगा। और यह सॉफ्टवेयर इतना संवेदनशील था कि मोहम्मद और मुहम्मद को भी अलग अलग नाम मान लिया, मंडल और मंडल को भी, यानी एक नाम की स्पेलिंग में फर्क आया और आपका वोट का हक खतरे में आ गया। इस प्रक्रिया के तहत करीब 1 करोड़ 36 लाख वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में डाल दिए गए। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन यानी जांच के अधीन बताया गया। न वोट दे सकते थे, न स्थिति से निकलने की कोई स्पष्ट समय सीमा थी, और इसी बीच चुनाव की घोषणा हो गई 23 और 29 अप्रैल। ये लोकतंत्र है या कोई पहेली जिसे आम नागरिक सुलझा ही नहीं सकता। ऑल्ट न्यूज ने जब कोलकाता की 2 विधानसभा सीटों भवानीपुर और बालीगंज का डेटा निकालने की कोशिश की तो हर कदम पर रुकावटें आईं। अकेले भवानीपुर में 267 जॉन है, लेकिन वेबसाइट एक बार में सिर्फ 10 फाइलें डाउनलोड करने देती थी और हर बार एक कैप्चा भरना पड़ता था। ऑटोमेशन की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जो PDF फाइलें मिली वो एक सामान्य डिजिटल फाइल से 228 गुना बड़ी थी और उनमें से हर 10 में से एक पर अंडर एडजुडिकेशन का वाटरमार्क लगा था, जो कभी कभी नाम तक को ढक लेता था। फिर भी ऑल्ट न्यूज ने 558 PDF फाइलों से 3,52,287 वोटर रिकॉर्ड डिजिटाइज किए और जो निकला वो रूह कपा देने वाला डेटा था। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 39,604 वोटर्स अंडर एडजुडिकेशन में पाए गए, यानी कुल मतदाताओं का 11.2%। अब आते हैं असली सवाल पर। इन दोनों सीटों पर मुसलमान कुल मतदाताओं का 39.5% है, लेकिन अंडर एडजुडिकेशन वाले वोटरों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 66.5% है। भवानीपुर में जो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट है, मुसलमान 21.9% वोटर है, लेकिन अंडर एडजुडिकेशन वालों में उनकी संख्या 51.8% है, यानी हर 4 में से एक मुस्लिम वोटर का नाम संदिग्ध बना दिया गया। हिंदू वोटरों के लिए यह आंकड़ा महज 17 में से 1 का था। और डेटा यह भी बताता है कि एक मुस्लिम वोटर का नाम अंडर एडजुडिकेशन में जाने की संभावना हिंदू वोटर की तुलना में 3.1 गुना ज्यादा है। यह संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है और यह पैटर्न बेहद खतरनाक है। इसी के साथ ही साथ एक और रिपोर्ट हाल ही में चर्चा में आई है, APCR की रिपोर्ट। 6 अप्रैल 2026 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग शामिल हुए। APCR का दावा है कि नंदीग्राम जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 90% से ज्यादा मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। संगठन के मुताबिक पूरे बंगाल में करीब 20 लाख लोगों के नाम इस प्रक्रिया में हटाए जा चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे मामले मिले जहां परिवार के कुछ सदस्यों का नाम लिस्ट में है और कुछ का नहीं। कई परिवारों के पूरे नाम ही गायब किए गए हैं, जबकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद है। एक मामले में मोहम्मद साबिर का जिक्र हुआ, जो खुद एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं, लेकिन उनका और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम लिस्ट में नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर है, नाम लिस्ट में नहीं है।
जब सिस्टम के अंदर बैठा इंसान भी सिस्टम से सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। खैर, एपीसीआर ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ एनआईए की जांच की जा रही है, सवाल पूछने पे भी जांच की जा रही है। ये कैसा लोकतंत्र है। अब कुछ अहम सवाल जो उठाए जा रहे हैं इस वक्त चुनाव आयोग पर। पहला कि चुनाव आयोग का तर्क रहा है कि डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे गड़बड़ी हो सकती है, कोई डेटा को बदल सकता है। लेकिन ये तर्क खोखला है। डाउनलोड की गई फाइल में बदलाव से असली सरकारी रिकॉर्ड तो नहीं बदलते भाई साहब। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इतनी तेजी से एसआईआर पहले कभी नहीं हुई। जब 2003 की चुनाव आयोग की गाइडलाइन और लिस्ट मांगी गई तो चुनाव आयोग ने देने से साफ मना कर दिया। और इस सब के बीच एक और बात, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 13 मार्च 2026 को 193 सांसदों ने महाभियोग नोटिस दिया था पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए। उनकी नियुक्ति में भी विवाद थे। एक नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को चयन समिति में डाला गया, जिससे सत्ताधारी दल को 2-1 का बहुमत मिल गया। यानी जो संस्था निष्पक्ष होनी चाहिए उसकी नियुक्ति ही पक्षपाती तरीके से हुई। कुछ और भी करे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। पहला ये कि चुनाव आयोग के पास ये डेटा डिजिटल फॉर्म में है, फिर उसे स्कैन की हुई अपठनीय पीडीएफ में क्यों डाला गया, किसको बचाने के लिए। दूसरा ये कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसी कैटेगरी 1952 से अब तक कभी नहीं बनी, 2026 में ही क्यों, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। तीसरा ये कि जब डेटा ये साफ बता रहा है कि मुस्लिम वोटर 3 गुना ज्यादा प्रभावित हैं तो चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। चौथा ये कि जब एक बूथ लेवल ऑफिसर का नाम लिस्ट से गायब हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जो सोचता है कि उसका वोट मायने रखता है। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत होती है और जब वो ताकत चुपचाप छीनी जाए डेटा की दीवारों के पीछे, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के बहाने, तो इसे हम क्या कहेंगे। ये सवाल आपसे है, ये सवाल सरकार से है और ये सवाल उस चुनाव आयोग से है जिसे संविधान ने निष्पक्षता की जिम्मेदारी दी थी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले।